नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 आरोह भाग 1 की अंतिम कविता आओ मिलकर बचाएं का अध्ययन करेंगे। यह कविता निर्मला पुतुल जी द्वारा लिखी गई है। निर्मला पुतुल जी का जन्म सन 1972 दुमका झारखंड में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल जी ने इस कविता में अपने आदिवासी समाज, चूंकि निर्मला पुतुल स्वयं संथाली हैं, आदिवासी संथाली जो झारखंड के दुमका में रहते हैं, स्वयं संथाली समाज से होने के कारण, आदिवासी समाज से होने के कारण उस समाज के बारे में इनको बारीकी से ज्ञान था और उस समाज की जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं या जो अच्छाइयां हैं, यानी समाज के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को इन्होंने बेबाकी से उकेरा है। समाज की अच्छाइयों को बचाने की बात कविता में कही गई है। कवियत्री कहती हैं कि उन चीज़ों को बचाए रखना है जो एक स्वस्थ सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश के लिए ज़रूरी हैं। आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। यहाँ कवित्री कहती हैं कि अपनी बस्तियों को बचाना है। किससे बचाना है? शहर की आबो हवा से। आब यानी होता है जल और हवा यानी वायु, यानी जलवायु, अर्थात शहरी जो संस्कृति है, शहरी जो प्रभाव है, उससे हमारी बस्तियों को क्या नुकसान हो रहा है? बस्तियां नंगी होती जा रही हैं। तो नंगी होने के यहाँ 3 अर्थ हम ले सकते हैं। बस्ती के जो लोग हैं, संथाल बस्ती के, संथाल क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं, वो शहरी प्रभाव के चलते कम वस्त्र पहनने लगे हैं और जितनी शर्म हया गांव के और बस्तियों के लोगों में होती है, उतनी शर्म हया भी उनमें नहीं रही है। साथ ही इसका जो साधारण और सिंपल अर्थ लिया जा सकता है वो है कि बस्तियों के नंगे होने से तात्पर्य है वहां से पेड़ों को काटा जाना। पेड़ भी एक तरह से धरती के श्रृंगार हैं, धरती के वस्त्र हैं, तो पेड़ों को काट दिया जाएगा तो धरती नंगी हो जाती है। उसी प्रकार से कवित्री कहती है कि अपनी बस्तियों को नंगा नहीं होने देना है, नंगी होने से बचाना है, साथ ही शहर की आबो हवा से उसे बचाए रखना है। यदि शहरी प्रभाव बस्तियों पर नहीं पड़ेगा तो वो नंगी होने से बच जाएंगी। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया वहाँ संथाल परगना में एक देशी शराब बनाई जाती है जो चावल को सड़ाकर बनाई जाती है, उसके लिए प्रयोग हुआ है। तो कवित्री कहना चाहती हैं कि पूरी की पूरी बस्ती हड़िया में डूब रही है, अर्थात आदिवासी लोगों का रुझान शराब की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये रुझान ज्यादा नहीं बढ़े, पूरी बस्ती शराब में ना डूबे, इसलिए कवित्री अपने आदिवासी समाज के लोगों से आग्रह करती है कि पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में डूबने से बचाना है, यानी पूरी की पूरी बस्ती हड़िया में नहीं डूबनी चाहिए, शराब में नहीं डूबनी चाहिए। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कवित्री कहती हैं कि अपने चेहरे पर संथाल परगना, परगना होता है क्षेत्र, अपने संथाल क्षेत्र की माटी का रंग, माटी का रंग से तात्पर्य है अपनी मातृभूमि से लगाव। कहा गया है जननी जन्म भूमिश्चय स्वर्गादपि गरियसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो यहाँ कवित्री का भी उद्देश्य यही है, वो अपने समाज के लोगों को संबोधित करती है, उनसे आग्रह करती है कि हमें अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग रखना है, अर्थात हमें आदिवासी होने पर, संथाली होने पर गर्व का अनुभव करना है और आदिवासी समाज की जितनी भी चीजें हैं, जो भी उनकी मौलिकता है, जो उनकी संस्कृति है, उसे अपनाना है और अपनाकर गर्व का अनुभव करना है। भाषा में झारखंडीपन, साथ ही वो कहती हैं कि हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, हमें अपनी झारखंडी भाषा को बचाए रखना है और हमारे बोलने में वो प्रभाव दिखाई देना चाहिए। जैसे हम भी कहते हैं कि हमें दूसरी भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा हमें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अन्य सभी भाषाओं से ज़्यादा महत्व अपनी मातृभाषा का होता है, उसी में व्यक्ति का पूर्णतः विकास हो पाता है। तो कवित्री भी कहती हैं कि हमें अपनी झारखंडी भाषा को नहीं छोड़ना है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, फूलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। ठंडी होती दिनचर्या, दिनचर्या का ठंडी होने से तात्पर्य है
कि जीवन में उत्साह उमंग का खत्म हो जाना। जब उत्साह नहीं रहेगा जीवन में तो वो दिनचर्या ठंडी हो जाएगी, व्यक्ति बुझा बुझा सा काम करेगा। तो जीवन की गर्माहट को बनाए रखना है। गर्माहट होती है उत्साह और उमंग का होना। जीवन में उत्साह, उमंग और जोश होना बहुत जरूरी होता है। तो कवियत्री कह रही है इन सद्गुणों की कमी आ रही है शहरी प्रभाव के चलते। आदिवासियों के जो मूल गुण हैं उन्हें नहीं छोड़ना है। इन गुणों का अभाव होने के कारण दिनचर्या ठंडी सी पड़ गई है। इस दिनचर्या को ठंडा नहीं होने देना है और जीवन की गर्माहट को बचा के रखना है। मन का हरापन, हरापन से तात्पर्य है खुशी। मन की खुशी को यानी प्रसन्न चित्त हमें रहना है, खुश हमें रहना है। और खुशी कब मिलती है? जब हम दूसरों के लिए कुछ कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरे की भलाई का काम करने से आत्मिक सुख मिलता है। उस सुख की बात कवित्री यहाँ करती हैं, क्योंकि जो संथाली बस्तियां हैं, आदिवासी जो लोग हैं, वो एक दूसरे से बड़े ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं और प्रसन्नचित्त रहते हैं। आपने भी देखा होगा जब आपके सामने कोई हंसते हुए चेहरे को लेकर आता है तो आपको बड़ा अच्छा सा अनुभव होता है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस करते हैं आप। लेकिन कोई चेहरा मुरझाकर आपके सामने आएगा तो आपका भी उसे देखकर मूड खराब हो जाता है। तो यहाँ जो कवियत्री हैं वो अपने आदिवासियों के मूल गुणों को उकेरते हुए कहती हैं कि जो हमारी आदिवासियों की मौलिकता है उस मौलिकता को हमें बनाए रखना है, उसे खत्म नहीं होने देना है। भोलापन दिल का, आदिवासियों की विशेषता बताती हुई कवियत्री कहती है कि आदिवासी लोग दिल के भोले होते हैं, छल कपट उनमें नहीं होता है। तो भोले से तात्पर्य है कि जो मन के अंदर होता है वही बाहर भी होता है, अर्थात इन लोगों का दोहरा व्यक्तित्व नहीं होता है। तो कवियत्री कहती है कि दिल का जो भोलापन है, मन का जो भोलापन है, जो मन की शुद्धता है, उसे बचा कर रखना है। अक्खड़पन, जुझारूपन भी, जुझारूपन होता है किसी परिस्थिति से जूझने का भाव, यानी मेहनत करने का भाव, मेहनती भी कह सकते हैं और संघर्षशील भी कह सकते हैं। ये आदिवासियों का मूल गुण होता है। तो इसको भी बचा के रखने की बात कवियत्री करती हैं। साथ ही कहती हैं अक्खड़पन, अक्खड़पन का अर्थ हम ले सकते हैं कि कोई भी सत्य बात है, सच बात है, उसे मुंह पर ही कह देना, उसको अक्खड़पन कहते हैं कि कितना अक्खड़ है, उसके सामने ही ये बात कह दी। लेकिन इस तरह का जो व्यवहार होता है वो अच्छा माना जाता है। किस तरह से अच्छा माना जाता है? यानी कहने वाले के मन के अंदर छल कपट नहीं है, जो कहना है मुंह पर कह देता है। इस तरह का अक्खड़पन भी हो सकता है। और अपनी किसी बात को लेकर सामने वाले के सामने अडिग रहना, ये भी अक्खड़पन होता है कि मैंने जो कहा है वो सही है और मैंने जो कह दिया वैसा ही करूंगा, अर्थात कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। कवियत्री कहती है कि भीतर की आग को बचा के रखना है। आग होता है कुछ कर गुजरने का जुनून, जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर सपने होते हैं, जो सपने देख सकता है, वो जुनूनी भी होता है, अपना लक्ष्य बना लेता है, उसे पाने के लिए उसके अंदर जुनून होता है। तो उस जुनून को, उस आग को बचा कर रखना है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, ये धनुष, तीर और कुल्हाड़ी ये आदिवासियों के पारंपरिक औजार हैं। यानी इन औजारों से काम करके ही वो अपनी आजीविका चलाते हैं और आदिवासियों की पहचान है ये औजार। तो कवियत्री कहती है कि हमारे आदिवासियों के जो पारंपरिक औजार हैं, पारंपरिक व्यवसाय हैं, उन्हें हमें बचा कर रखना है, उन्हें खत्म नहीं होने देना है। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता। जंगल की ताज़ा हवा, क्योंकि जो आदिवासी बस्तियां होती हैं वहाँ का प्राकृतिक परिवेश बहुत ही समृद्ध होता है, बहुत ज़्यादा हरियाली और वनस्पति वहाँ होती है और जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ शुद्ध और ताज़ा हवा मिलती है। तो कवियत्री कहती है कि जंगल की ताज़ा हवा को बचाए रखना है, अर्थात हमें अपने प्राकृतिक परिवेश को बचाकर रखना है, सहेजना है, उसका संरक्षण करना है। नदियों की निर्मलता, निर्मलता से मतलब है स्वच्छता। आदिवासी बस्तियों के आसपास जो नदियाँ होती हैं वो बहुत ही साफ सुथरी होती हैं, स्वच्छ होती हैं। और कवियत्री सोचती हैं यदि गांव का शहरीकरण हो गया
या फिर गांव में शहर की संस्कृति को लोगों ने अपना लिया या यहाँ फिर विस्थापन हो गया, तो जो नदियां हैं वो अशुद्ध हो जाएंगी, वो गंदी हो जाएंगी। इसलिए कवित्री कहती हैं कि नदियों की निर्मलता को बचाना है। पहाड़ों का मौन, मौन होता है शांति। पहाड़ों पर शांति होती है, बहुत ही सुकून मिलता है दिल को। तो वहां जब ज्यादा भीड़ नहीं होगी, ज्यादा लोग नहीं होंगे, ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा, तो वहां शांति बनी रहेगी। तो कवित्री कहती हैं कि पहाड़ों के मौन को बचा कर रखना है। गीतों की धुन, या गीतों से तात्पर्य है अपने लोक गीतों की बात कवित्री करती हैं। संथाली लोगों के जो लोक गीत हैं, उन लोक गीतों को हमें बचा कर रखना है। आज आप देख रहे हैं हर जगह चित्रपट संगीत का बोलबाला है। आप देखते हैं कि जो भी तीज त्योहार आते हैं, जो भी उत्सव मनाए जाते हैं, उनमें फिल्मी गाने चला दिए जाते हैं और सारे त्योहार उत्सव सब संपन्न हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, या गांव में आज भी क्या होता है, जैसे विवाह है, कोई भी मांगलिक अवसर होता है, उस पर लोकगीत महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं, जो कि उनकी संस्कृति का परिचायक होते हैं। तो यहाँ कवित्री कहती हैं कि हमें अपने लोकगीतों की धुन को बचा कर रखना है। मिट्टी का सौंधापन, मिट्टी का सौंधापन वही मिट्टी की महक से तात्पर्य है। सौंधापन होता है भीनी भीनी खुशबू या महक मिट्टी की। जो महक हमें अपनी मातृभूमि में आती है वो कहीं नहीं आती है। तो मिट्टी की सुगंध को, मिट्टी की महक को हमें बचाकर रखना है, अर्थात हमारी जो मौलिक संस्कृति है आदिवासियों की, उसे बचाकर रखना है। फसलों की लहलहाट, और फसलें कब लहलाएंगी, जब खेत रहेंगे। तो खेतों को हमें बचाकर रखना है और उनमें हमें खेती करनी है ताकि फसलों की लहलहाट बनी रहे। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। तो कवित्री कहती हैं कि नाचने के लिए खुला आंगन, नाचना गाना खुशियों का प्रतीक है और सब मिलजुल कर खुशियां मना सके, इस तरह से हमें घर के आंगन को खुला रखना है। क्योंकि शहरी प्रभाव के चलते फ्लैट कल्चर आ रहा है। फ्लैट में इतना स्पेस, इतनी जगह नहीं होती है कि लोग खुशी और गम के माहौल पर वहाँ इकट्ठे होकर के खुशी और गम मना सकें। तो कवित्री कहती है कि नाचने के लिए खुला आंगन हमें बचाकर रखना है, गाने के लिए अपने जो लोकगीत हैं उन्हें बचाकर रखना है, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, और खिलखिलाकर हंसना या हंसने का भाव हमें बचाकर रखना है। हमारा जो मूल स्वभाव है खिलखिलाकर हंसना, किसी भी तरह की चिंता नहीं करते। ये लोग कम पैसे में भी बहुत खुश रहते हैं। तो कवित्री कहती है कि हमें खिलखिलाहट को बचाए रखना है, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। और जब व्यक्ति दुखी होता है, उसे रोना आता है, तो उसे एकांत की जरूरत पड़ती है, उसे एकांत अच्छा लगता है। तो कवित्री कहती हैं कि रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, यानी थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा एकांत भी हमें बचा कर रखना है। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। बच्चों के खेलने के लिए मैदान हमें बचा कर रखने हैं, पशु जहाँ चर सके हरी हरी घास यानी चरागाह हमें बचा कर रखने हैं, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। पहाड़ों के मौन की बात कवित्री पहले कह चुकी हैं और वो कहती हैं कि पहाड़ों की जो शांति होती है, पहाड़ों का जो मौन होता है, वो बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत उत्तम माना जाता है। इसलिए बुजुर्गों के लिए हमें पहाड़ों की शांति को बचाकर रखना है। और इस अविश्वास भरे दौर में देखिए, विश्वास में उपसर्ग लगा है यानी विश्वास नहीं। ये दौर कैसा हो गया? अविश्वास भरा हो गया, यानी कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन इस दौर में भी थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। कवित्री कहती है कि मैं मानती हूँ कि ये जो दौर चल पड़ा है, जो समय आ गया है, वो अविश्वास भरा है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। तो कवित्री कहती है कि इस दौर में भी थोड़ा सा विश्वास बचाकर रखना है, थोड़ी सी उम्मीद बचाकर रखनी है और थोड़े से सपने बचाकर रखने हैं। यदि आप एक अच्छा सपना देखते हैं तो वो भी आपके लिए हसीन नज़ारे से कम नहीं है। और कहते हैं जो जिंदा व्यक्ति होता है वही सपने देखता है। तो सपने बचाने की बात कवित्री यहाँ कहती हैं, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। और अंत में कवित्री का आशावादी दृष्टिकोण झलक रहा है। कवित्री कहती हैं कि इस दौर में भी, यानी इस अविश्वास भरे दौर में भी, दौर विश्वास भरा नहीं है, अविश्वास भरा दौर है, लेकिन
इस दौर में भी बचाने को अभी भी बहुत कुछ बचा है हमारे पास, जिसे बचाने से हमारा जो सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश है वो स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कविता आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।